हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं केमिस्ट्री का अगला चैप्टर और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के साथ साथ ये चैप्टर क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो तो आप सभी के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपके लिए जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपके लिए जीओसी यानी कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के थ्रू आज हम आपको बहुत ही बारीकी से केमिस्ट्री के बहुत सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। कई सारी नई चीजों से आप इस चैप्टर में मिलेंगे, कई सारी पुरानी चीजों से आप ऑलरेडी मिलकर आए हुए हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमारी वीडियो को कंप्लीट यानी कि पूरा का पूरा देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जो पकड़ है, जो मजबूती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो बने रहिए आनंद राज के साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर। बात की जाए जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग की, यानी कि जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी थी या जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके डेवलपमेंट थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने एक बहुत ही पीक वे में थी, तो उस समय साइंटिस्टों का जनरली जो मेन फोकस था वो फोकस था उनका मिनरल से मिलने वाले कंपाउंड्स पे। किस पे? मिनरल से मिलने वाले कंपाउंड्स उनका फोकस था, जो कि क्या होते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलने वाले कंपाउंड्स होते हैं। और इन नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलने वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो जनरली साइंटिस्ट डे बाय डे नई नई डिस्कवरी कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपना अटेंशन दिया जीओसी में। किस पे? आपके मिनरल्स पे, क्योंकि उन्हें मिनरल से कुछ कंपाउंड्स मिल रहे थे और ये जनरली क्या होते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलने वाले कंपाउंड्स। इनको फिर उन्होंने नाम दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद नियर अबाउट 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट लोगों ने अपने ध्यान को थोड़ा सा डाइवर्ट किया और उन्होंने सोचा और उन्होंने देखा या उन्हें पता लगा इस डेवलपमेंट के टाइम पे कि बहुत सारे कंपाउंड्स जनरली किससे मिल रहे हैं? ऑर्गेनिक थिंग्स से। ऑर्गेनिक थिंग्स लाइक नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, इन सब से भी मिलने वाले कंपाउंड्स को जनरली उन्होंने नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज तो सबसे पहले हमको ये पता लगी कि कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, इसीलिए इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जैसे कि मिनरल से मिलने वाले कंपाउंड। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपका शुगर हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑयल हो गया, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड है जो हमें ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। जनरली आप डेली लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड्स को यूज कर ही रहे हैं, तो ज्यादा एग्जांपल की बात नहीं करते हैं, दो ही काफी हैं। धीमे धीमे जब इसका डेवलपमेंट होने लगा तो केमिस्ट्री क्या हुई, एक अपनी अलग पीक पे जाने लगी थी, एक अलग ही फिनोमेना चलने लगे थे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देन साइंटिस्ट लोगों ने जब स्टडी की तो उन्हें पता लगा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें एक स्पेशल टाइप का या एक अल्टीमेट टाइप का एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि एटम, जो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिल रहा है। वो एटम क्या था? वो एटम था बेटा आपका सी, यानी कि कार्बन। उन्होंने पाया कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हर जगह मिल रहा है, हर हाल में कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा। तो इसी वजह से, इसी कार्बन की प्रेजेंस की वजह से पूरी की पूरी एक ब्रांच उन्होंने केमिस्ट्री के लिए डिवोट कर दी या एक नई केमिस्ट्री की ब्रांच बना दी और इसी केमिस्ट्री को उन्होंने नाम दिया बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांचों में जनरली बहुत टफ मानी जाती है, लेकिन अगर सच कहें हम तो इससे सिंपल कोई केमिस्ट्री नहीं होती। क्यों? ये जस्ट लाइक टेबल की तरह है। अगर आपको 2 का टेबल अच्छे से याद हो गया और 2 के टेबल का आपको फंडामेंटल पता लग गया तो आप सारे टेबलों को करते हुए चले जाओगे, और अगर आपसे 2 का ही टेबल याद नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल से आपको बाकी के टेबल याद होंगे।
सेम इस केमिस्ट्री का है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप इसकी टेक्निक को, इसके प्रिंसिपल को, इसके फंडामेंटल को एक बार में सीख गए तो बेटा पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए हलवा है, जस्ट हलवा। और आपने कोई भी फंडामेंटल, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, लाइक हमारी ही कोई वीडियो आपने मिस कर दी, स्किप कर दी, या फास्ट फॉरवर्ड चला दी, या फिर उसको स्किप कर दिया, तो क्या होगा, आपके लिए ये केमिस्ट्री बहुत टफ होने वाली है। इस केमिस्ट्री के लिए एक लाइन बोली जाती है कि ये केमिस्ट्री आए तो पूरी आए, वरना बिल्कुल ना आए। दूसरी लाइन इसके लिए एक और बोली जाती है, केमिस्ट्री इतनी बेवफा, रात में याद करी सुबह दफा। तो अगर आपको इसे दफा होने से बचाना है, यानी आपको इसे अपने पास बनाए रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज, और एक चीज बेटा क्या है आपका, रिवीजन। रोज रिवीजन करिए, रोज रिवीजन करिए। ये केमिस्ट्री बशर्ते आपकी मुट्ठी में होगी, आपकी पहुंच में होगी, और यही हमारा और आपका काम है कि इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पर्टिकुलर आपकी मुट्ठी में ले आए। जब साइंटिस्ट लोगों ने इतनी चीज पता करी 18th सेंचुरी में, उन्हें पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक स्पेशल एलिमेंट है और ये एलिमेंट कार्बन है, तो इसी कार्बन की वजह से उन्होंने एक स्पेशल ब्रांच बना दिया, ऑर्गेनिक की एक ब्रांच को डिवोट कर दिया कार्बन के लिए। इसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना गया। अब मेन थिंग ये कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका क्या फायदा है। तो बेटा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई से या इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से आप जनरली अब ये समझ पाएंगे कि किस तरह करके कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरह करके रिएक्शंस होती है, किस तरह करके उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितनी भी टेक्निक हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी फंडामेंटल हैं, ये सब मेनली आपको आपके मटेरियल मैटर के बारे में ढेर सारी डिटेल देने वाले हैं। एलिमेंट्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं, कैसे इनको हम जगह जगह एक ही एलिमेंट को एक ही नाम से जानते हैं, एक ही एलिमेंट को कई अलग अलग नाम से जानते हैं, इन सब सारे सवालों के जवाब आपकी ये केमिस्ट्री अब देने वाली है, यानी कि जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंडीशन एक ही है, आपको सारी वीडियो देखनी होगी, 1 by 1 देखनी होगी, पूरे ध्यान से देखनी होगी और रिवीजन करना होगा, देन आपके ही मुट्ठी में बेटा ये केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की। जनरली आप अभी ये तो समझ गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी या कैसे इसको बनाया गया या क्यों इसको बनाया गया। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो केमिस्ट्री का जो इतिहास है या केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो नियर अबाउट 200 साल पुराना है, यानी कि 200 साल पहले इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। ओके, नियर अबाउट 1780 के अराउंड साइंटिस्ट लोग बहुत सारे डिस्कशन कर रहे थे। उनका डिस्कशन क्या था, उनका डिस्कशन मेनली था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। साइंटिस्ट लोगों के अंदर डिस्कशन चल रहा था कि जो हमें प्लांट से, एनिमल से कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कुछ साइंटिस्टों का डिस्कशन ये था कि जो हमें मिनरल से कंपाउंड मिल रहे हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो साइंटिस्ट लोगों के इस डिस्कशन के बाद हर साइंटिस्ट क्या कर रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहा था अपनी लेबोरेटरी में। इसके लिए वो डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल्स कर रहे थे, डिफरेंट टाइप की डिस्कवरीज कर रहे थे, और हर साइंटिस्ट अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था। देन काफी टाइम बाद साइंटिस्ट लोग इस सक्सेसफुलनेस को नहीं ले पाए, कई बार मल्टीपल प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें फेलियर ही हाथ लगा। इस फेलियर के हाथ लगने के बाद साइंटिस्ट लोगों को इतना बिलीव हो गया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिल रहे हैं, हम उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इनको लैब में बनाना बहुत ही टफ है। जैसे कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बहुत अच्छे से बना लेते हैं, बहुत अच्छे से सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं है। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने मानना स्टार्ट कर लिया कि ये टास्क बहुत मुश्किल है और ये नहीं हो सकता कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में जनरेट कर लें या लेबोरेटरी में डेवलप कर। हुआ ये कि एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नई थ्योरी दी। उन्होंने क्या थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि जो भी कंपाउंड हमें नेचुरल से मिल रहे हैं, यानी नेचर से मिल रहे हैं, प्लांट से और एनिमल से मिल रहे हैं, अगर उन कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है तो उन कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए एक ही तरीका है। वो क्या है कि ये कंपाउंड एक मिस्टीरियस फोर्स के थ्रू ही सिंथेसाइज हो सकते हैं, और इस मिस्टीरियस फोर्स से ही हम इन कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं लैब में, अदरवाइज ये कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने इस मिस्टीरियस फोर्स को नाम दिया था वाइटल फोर्स। उन्होंने बताया था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके बीच में एक फोर्स होती है और ये एक मिस्टीरियस फोर्स है, और इसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया बेटा वाइटल फोर्स। लिख लीजिए क्या नाम दिया था बर्जीलियस ने, वाइटल फोर्स। इसी फोर्स को उन्होंने और डिस्क्राइब किया और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, देन उन्होंने इसको बताया, देन इसके ऊपर उन्होंने एक रेस्पेक्टिव थ्योरी भी दी।
और उसी थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद कई सारे साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को बहुत अच्छे से माना और उन्होंने कई और अपने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किए, कई नई स्टडी करना स्टार्ट की। इसी कड़ी में एक जर्मन साइंटिस्ट थे और वो भी एक डिस्कवरी कर रहे थे, अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट करते करते इन जर्मन साइंटिस्ट जनाब के साथ हुआ ये कि इनको एक्सीडेंटली यूरिया बन गया। इनकी लैब में एक्सीडेंटली ये कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रिएक्शन होने के बाद यूरिया में कन्वर्ट हो गई। अब यूरिया जो होता है वो सोचने वाली बात यह है कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मैमल्स में मिलता है, जनरली आपके यूरेन में, हमारे यूरेन में यूरिया तो आप जानते ही हैं कहां से मिलता है। देन जब उन्होंने अपनी लैब में ये देखा कि मेरे एक्सपेरिमेंट में ना जाने कैसे, मेरे को नहीं पता कि ये कैसे यूरिया बन गई, और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जबकि अभी कुछ टाइम पहले ही, नियर अबाउट थोड़े टाइम पहले, ये जर्नल जो 1728 के अराउंड काम कर रहे थे, 1828 के अराउंड उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में यूरिया मिली थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम पहले ही बर्जीलस साहब ने क्या कहा था उन्होंने कि इसको सिंथेसाइज करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, यानी कि वाइटल फोर्स चाहिए, और उसके लिए उन्होंने थ्योरी भी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस सिंथेसाइज होने के बाद, यूरिया जब सिंथेसाइज हो गई आपकी लैब में, तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी को साइंटिस्टों ने मानना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि शायद इन्होंने कुछ गलत डिस्कवरी की है, कुछ गलत दे दिया है और हमने इस बारे में नहीं सोचा है। जनरली जो जर्मन साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, अपना एक रिएक्शन कर रहे थे और वो रिएक्शंस कई सारी कंडीशंस के ऊपर कर रहे थे। देन उस रिएक्शन में उन्होंने क्या देखा, तो इन जर्मन साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन की। वो रिएक्शन क्या थी, पहले तो आपको वो बताई जाए। वो रिएक्शन जनरली ये थी कि बेटा इन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड रिएक्शन करी। उन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड की। देन इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद उन्हें क्या मिला, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम सल्फेट। देन उन्होंने क्या देखा कि ये जो अमोनियम सल्फेट साइनाइड है वो अपने आप को रीअरेंज करता है, और रीअरेंज करने के बाद क्या बना देता है ये बेटा, रीअरेंज करने के बाद यूरिया बना देता है। ये भी मैं लिख देता हूं NH2। अब देखिए क्या हुआ, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड दोनों की एक रिएक्शन हुई, तो क्या बना, अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम सल्फेट। अब अमोनियम साइनाइड ने अपने आप को रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद इसने आप क्या बना दिया, यहाँ पे इसने बेटा बना दिया यूरिया। ओके, यहाँ ध्यान देने वाली जो मेन बात है, वो मेन बात ये है कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया जनरली आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस डिस्कवरी के बाद या इस सिंथेसाइज के बाद या इस मजाक के बाद केमिस्ट्री के साथ बहुत बड़ा मजाक होने लगा। यानी कि केमिस्ट्री में कई सारी स्टडी होने लगी, कई सारे साइंटिस्ट पीछे पड़ गए इस केमिस्ट्री के, अब हम भी कुछ नया बनाएंगे, हम भी कुछ नया बनाएंगे, हम भी अपना नाम करेंगे। देन उन्होंने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी डिस्कवरी की और बहुत सारे नए डेवलपमेंट लाके केमिस्ट्री को दिए, और आज इस केमिस्ट्री को एक बहुत ही मॉडर्न पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। तो अब ये केमिस्ट्री हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप आनंद राज के साथ बने रहिएगा लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर, हर चीज को बारीकी से और बेसिक से सीखने के लिए, नीचे से लेके एडवांस तक जाने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा, सारी वीडियो देखिएगा, 1 बाय 1 करके देखिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने फेसबुक, टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं और साथ में डिस्कॉर्ड का लिंक दे रखा है। आप वहां पे अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं बिना झिझके, बिना डरे, बिना किसी दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी डिस्कवरी के बाद साइंटिस्टों ने टोटली कंप्लीटली वाइटल फोर्स थ्योरी को त्याग दिया। टोटली ये थ्योरी क्या कर दी, उन्होंने डिस्कार्डेड कर दी। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, ये कभी रहा होगा जब तक ये काम नहीं हुआ था, यानी कि ये एलिमेंट लैब में सिंथेसाइज नहीं हुआ था। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में ये वाइटल फोर्स थ्योरी बिल्कुल डिस्कार्ड कर दी गई। इसके बाद केमिस्ट्री में इतने डेवलपमेंट हुए कि नियर अबाउट करंट में आपके 90% एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, मैन मेड है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% एलिमेंट इस समय आपके क्या हैं, मैन मेड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटे से मजाक से, एक मजाक ही तो था, वो बना कुछ और रहे थे, बन कुछ और गया रीअरेंजमेंट होने के बाद। तो एक छोटे से मजाक से केमिस्ट्री में इतने डेवलपमेंट हुए, इतनी स्टडी हुई, इतनी रिसर्च हुई कि करंट में हमारे पास 90% मैन मेड एलिमेंट है ऑर्गेनिक में, जो कि पहले बहुत कम थे, यानी इम्पॉसिबल ही माना जा रहा था पहले। देन इसके बाद केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी बदली गई। नॉर्मली अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देना चाहें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशल डेफिनेशन देना चाहें, तो हम बोलते हैं द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात की जाए केमिस्ट्री में, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम बोल सकते हैं
द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर वेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर और डेफिनेशन आप जानना चाहते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन और वन और मोर एडिशनल एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, इटीसी। आप समझ गए होंगे कि स्पेशली केमिस्ट्री में कार्बन का नाम क्यों आ रहा है, बिकॉज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली कार्बन को डिवोटेड केमिस्ट्री है। बिकॉज हर एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट में या हर एलिमेंट के कॉम्पोजिशन में कहीं ना कहीं कार्बन का हिस्सा आपको जरूर मिलेगा, इसीलिए हम इसको केमिस्ट्री ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये तो रहा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी, क्यों बनी और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते। तो फिर बिल्कुल ना भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, लाइक, कमेंट एंड शेयर।